स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विभा खन्ना पिछले कुछ वीडियोस से बात कर रही हूँ सिग्नल ट्रांसडक्शन की। और सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी अभी अपन बात कर रहे हैं सेकेंड मैसेंजर्स की। विभिन्न सेकेंड मैसेंजर्स के बारे में अपन बात कर चुके हैं, जैसे साइक्लिक एएमपी हुआ, IP3 हुआ, DAG हुआ और उसके बाद कैल्शियम आयंस। जब कैल्शियम आयंस की हम बात करते हैं तो वे बहुत इम्पॉर्टेंट सेकेंड मैसेंजर्स हैं और उनके संदर्भ में हमने बात करी कैल्शियम आयंस, उनकी कोशिका में उपस्थिति और उनको सिंस दे आर टॉक्सिक बाय देमसेल्फ, तो उनको रेगुलेट, उनके जो अमाउंट है, उनकी जो क्वांटिटी है, उसकी मात्रा को रेगुलेट करने के लिए जो विभिन्न प्रोटीन्स हैं, विशेषकर कैलमोड्यूलिन्स, उनके बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कैस्केड की, अर्थात ये कैल्शियम वास्तव में जो इतने विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स के द्वारा बंधित अवस्था में रहता है, जो इतने प्रकार के सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज को रेगुलेट करता है, वो यह काम करता कैसे है। दैट इज वी विल बी टॉकिंग अबाउट कैल्शियम सिग्नलिंग इन दिस वीडियो। नाउ हम देख चुके हैं कि जो कैल्शियम आयंस हैं वो किसी विशिष्ट क्षण कितनी मात्रा में और कितनी देर के लिए कोशिका में उपस्थित हैं, उस पे निर्भर करता है कि क्या उसका प्रभाव होगा। दैट इज व्हाट रिस्पॉन्स विल बी जनरेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर स्टिमुलाई, फॉर दैट पर्टिकुलर सिग्नल। वो रेगुलेट होता है बाय द ट्रांजिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयंस। और ये जो कैल्शियम आयंस हैं, ये कोशिका में जो इनका मेन सोर्स है, दैट इज फ्रॉम द डिफरेंट रिजर्वॉयर्स, स्पेशली द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे ये एकत्रित रहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे उपस्थित जो कैल्शियम चैनल्स हैं, उसको हमने देखा था खोलने का काम कर रहा है IP3। तो बेसिकली कैल्शियम सिग्नलिंग में दिस IP3 या इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल एंड सेंट्रल रोल। और इसके फलस्वरूप, अर्थात जो कैल्शियम आयंस उपलब्ध होते हैं कोशिका में, डिपेंडिंग अपॉन, जैसे अभी अपन ने बोला, कितनी मात्रा में, कहाँ पर और कितनी देर के लिए उपस्थित हो रहे हैं, अवेलेबल हो रहे हैं, उसके आधार पर डिफरेंट रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं। एंड इन मेनी ऑफ द रिस्पॉन्सेज इस प्रकार के प्रोटीन्स हम देखेंगे एक्टिवेट हो रहे हैं इस सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे से, विच इन्फ्लुएंस द जीन एक्सप्रेशन of the particular cell. So these different stimuli, जब कैल्शियम हम कह रहे हैं एक सेकेंड मैसेंजर है, और वो विभिन्न स्टिमुलाई यानी जो लिगैंड्स हैं, कौन सा लिगैंड है, कौन सा स्टिमुलाई कोशिकाओं को उपलब्ध हो रहा है, उसके आधार पर विशिष्ट कैल्शियम सिग्नल्स जनरेट करते हैं। और इन पर्टिकुलर कैल्शियम सिग्नल्स को, जो किसी स्टिमुलाई के अनुरूप होते हैं, उसे हम कहते हैं कैल्शियम सिग्नेचर। तो जो ये कैल्शियम सिग्नेचर्स हैं, वो किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? वो प्रभावित होते हैं जो कैल्शियम आयंस हैं उनका व्हाट इज द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पैरामीटर्स ऑफ द कैल्शियम आयंस दैट आर अवेलेबल इन द सेल। तो इन कैल्शियम आयंस के अनुरूप, इन कैल्शियम सिग्नेचर्स के अनुरूप रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं विभिन्न स्टिमुलाई के लिए, विभिन्न रिस्पॉन्स, एंड दीज आर वेरी स्पेसिफिक। ये कैल्शियम सिग्नल्स न्यूक्लियस में भी उत्पन्न हो सकते हैं और साइटोप्लाज्म में भी। तो जो कैल्शियम आयंस हैं वो कैसे उपलब्ध हो रहे हैं? डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे अगर लिगैंड जुड़ रहा है तो वो हमारे इंटरनल स्टोर्स में से भी कैल्शियम आयन की को रिलीज कर सकता है, या हमारे
एपोप्लास्ट से भी कैल्शियम की मात्रा इंक्रीज हो सकती है, या डिफरेंट एटीपीएज और कैल्शियम ट्रांसपोर्टर्स के जरिए भी ये कैल्शियम आयंस की जो मात्रा है कोशिका में वो रेगुलेट हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है। और जो ये कैल्शियम आयंस हमारी कोशिका में उपलब्ध हैं, ये डिफरेंट कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स को प्रभावित कर सकते हैं। एनसीएस, द न्यूरोनल कैल्शियम सिग्नल्स जो रिसीव करते हैं एनिमल सिस्टम में, और कैलमोड्यूलिन्स जो उपस्थित होते हैं फ्रॉम यीस्ट टू हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स, दे आर ऑफ यूनिवर्सल अकरेंस। ये हम कैलमोड्यूलिन वाले वीडियो में इसके बारे में डिटेल बात कर चुके हैं। और इसके अतिरिक्त और भी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, जैसे कैल्सिन्यूरिन हुआ, कैल्पैक्टिन हुआ, और ये विभिन्न प्रोटीन्स इस कैल्शियम से बाइंड होकर के विभिन्न प्रकार के फिजियोलॉजिकल या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। दैट मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ कैल्शियम सिग्नलिंग व्हाट प्लेज अ क्रूशियल रोल इज कितनी मात्रा में कैल्शियम आयंस अवेलेबल है, और जो ये अवेलेबल कैल्शियम आयंस हैं ये किसके साथ, ये किसको प्रभावित कर रहे हैं, किस प्रकार के कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन या प्रक्रिया को ये प्रभावित कर रहे हैं, उसके अनुरूप रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। तो जो कैल्शियम सिग्नलिंग पाथवे है, जो उसका एक बेसिक मैकेनिज्म है, वो है कि कोई भी रिसेप्टर, मेम्ब्रेन रिसेप्टर, ये जीपीसीआर भी हो सकता है, दैट इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर भी हो सकता है, और ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज भी हो सकते हैं। ये जब एक्टिवेट होते हैं, व्हेन द सिग्नल और लिगैंड इट बाइंड्स टू द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ दीज मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, उस समय ये अपना जो फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम है ये एक्टिवेट होता है। यदि तो इसके एक्टिवेट होने से ये फॉस्फोलाइपेज है, आपका जो PIP2 है, दैट इज योर फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल 4,5 बाइसफॉस्फेट। तो ये फॉस्फेटाइडल 4,5 बाइसफॉस्फेट का कैटाबॉलिज्म होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, IP3 दैट इज इनोसिटोल 3 फॉस्फेट और DAG। तो ये वाले जो आपके दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज डायएसिल ग्लिसरॉल और इनोसिटोल ट्राइसफॉस्फेट, हम देख चुके हैं, इनके बारे में हम पूर्व वीडियो में भी बात कर चुके हैं। बोथ ऑफ देम अगेन दे आर द सेकेंड मैसेंजर्स। तो देखिए एक ही सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में कितने विभिन्न प्रकार के सेकेंड मैसेंजर्स उत्पन्न हो रहे हैं, और प्रत्येक सेकेंड मैसेंजर अपने अनुरूप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर रहा है। तो इसी श्रृंखला में कैल्शियम सिग्नलिंग के दौरान जो IP3 है वो एक्टिवेट करता है IP3 डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स को, जो पर्टिकुलर रिजर्वॉयर स्पेशली द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं, और इसके फलस्वरूप ये कैल्शियम आयंस रिलीज हो जाते हैं, साइटोसोल में इनकी संख्या बढ़ जाती है, इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। अब ये जो फ्री कैल्शियम आयंस उपस्थित है ये विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स को प्रभावित करेंगे, तो डायरेक्टली या वाया सम अदर प्रोटीन रिले मॉलिक्यूल, वाया सम अदर सेंसर प्रोटीन, किसी भी माध्यम से ये अल्टीमेटली प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करते हैं। अब आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे काइनेज और फॉस्फेटेज, क्योंकि किसी भी सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं ये प्रोटीन्स। तो इस केस में दैट इज कैल्शियम सिग्नलिंग पाथवे में जो प्रोटीन काइनेज सी है वो प्रभावित होता है, उसकी कैटालिटिक रीजन इन द इनएक्टिव स्टेट इट हैज गॉट टू डोमेन्स, C1 डोमेन होती है, C2 डोमेन होती है इस प्रोटीन की, दैट इज प्रोटीन काइनेज सी की, एंड इट हैज गॉट अ कैटालिटिक साइट। ये देखिए इसका कंफर्मेशन इज डिफरेंट। नाउ व्हेन
these calcium ions they come in contact with this inactive protein kinase C, तो वो इसकी C2 डोमेन पे जुड़ जाते हैं कैल्शियम आयन। और जब C2 डोमेन पे जुड़ते हैं ये कैल्शियम आयंस, उस समय ये हमारा जो एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज C है, इसका कैटालिटिक डोमेन इट ओपन्स अप, कन्फर्मेशनल चेंज होता है एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। अभी साइटोप्लाज्म में कहीं पर भी हो सकता है, जहां पर कैल्शियम आयंस उपस्थित है, प्रोटीन काइनेज C उपस्थित है, वहां पे ये इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज C एक्टिव प्रोटीन काइनेज C में परिवर्तित हो जाता है। एंड दिस प्रोटीन काइनेज C, दैट इज एक्टिव प्रोटीन काइनेज C, यह जब मेम्ब्रेन पर उपस्थित DAG डायएसिल ग्लिसरॉल के संपर्क में आता है, क्योंकि इट इज अ मेम्ब्रेन लिपिड, तो इसके संपर्क में आता है, तो इसको रिसीव करने वाली डोमेन हमारे C1 पार्ट पे है, C1 डोमेन ऑफ दिस PKC पर है। एंड नाउ combined effect of the calcium ions and the diacyl glycerol, दो विभिन्न सेकेंड मैसेंजर्स, ये प्रभावित करते हैं हमारे डिफरेंट प्रोटीन्स को, दैट इज रिसेप्टर्स ऑफ एक्टिवेटेड कैल्शियम काइनेज जो हमारे होते हैं, उन रिसेप्टर्स को प्रभावित करता है हमारा ये एक्टिव प्रोटीन काइनेज C। सपोज ये हमारा जो रिसेप्टर है, इट इज एन एंजाइम दैट इज DAG काइनेज, तो अगर ये DAG काइनेज है तो हमारा जो DAG है, काइनेज का मतलब है ATP से फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, और ये फॉस्फोराइलेट होकर के बनाता है फॉस्फेटाइडिक एसिड, विच अगेन इज अ मॉलिक्यूल जो विभिन्न प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है कोशिका में। और यदि ये जो हमारा रिसेप्टर है, इंस्टेड ऑफ द DAG काइनेज ये DAG लाइपेज है, तो हमारा DAG परिवर्तित हो जाएगा अराकिडोनिक एसिड में। और ये जो अराकिडोनिक एसिड में परिवर्तित हो रहा है, तो अराकिडोनिक एसिड अगेन इट इज अ बायोरिएक्टिव मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से जो कैल्शियम आयंस हैं वो विभिन्न प्रकार के स्टाइम्युलाई को, विभिन्न प्रकार के ट्रांसडक्शन चेन्स को इनिशिएट करते हैं, आगे ट्रांसड्यूस करते हैं सिग्नल को जो उनको पर्टिकुलर स्टाइम्युलाई से प्राप्त हुआ। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ योर कैल्शियम सिग्नलिंग पाथवे। इट मे इन्वॉल्व सम कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स, जैसे कैलमोड्यूलिन्स हैं, कैल्सिन्यूलिन्स हैं, या डायरेक्टली दिस कैल्शियम आयंस दे मे अफेक्ट प्रोटीन काइनेज C। तो जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जिनके माध्यम से भी ये कैल्शियम आयंस प्रभावित कर सकते हैं, अगेन नॉट इन द सेम सिग्नल ट्रांसडक्शन चेन, विभिन्न चेन्स में विभिन्न मैकेनिज्म दे एग्जिस्ट, और इन्हीं के कारण कि कौन सा सेंसर है और कौन सा स्टाइम्युलाई है, उसके अनुरूप उत्पन्न तो वही कैल्शियम आयंस हो रहे हैं, लेकिन वो किस सेंसर को, किस प्रोटीन को प्रभावित कर रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा आगे ये सिग्नल ट्रांसडक्शन चेन कैसे रिले हो रही है और अल्टीमेटली इसका क्या रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। तो ये डिफरेंट जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, दे मे बी जो मेजर क्लास है, दे आर द कैलमोड्यूलिन्स इन द प्लांट सिस्टम, और जो सेकेंड मेजर क्लास है ऑफ कैल्शियम सिग्नलिंग, calcium binding proteins in the plant system, that is your CBL. It is also a calmodulin like protein, that means इसमें भी हमारा EF hand motif है, और इन calmodulins और calmodulin like proteins या other calcium binding proteins के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में यानी कैलमोड्यूलिन वाले वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं। तो ये जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, they basically acts as a mediator between आपका जो प्राइमरी इफेक्टर मॉलिक्यूल है और
जो प्रभावित हो रहा है प्रोटीन उसके बीच में, क्योंकि कैल्शियम आयंस ही चाहिए इन प्रोटीन्स को प्रभावित करने के लिए, और ये कैल्शियम आयंस मुक्त अवस्था में कोशिका में साइटोसोल में नहीं उपस्थित होने चाहिए, सो बाइंडेड अवस्था में उपस्थित होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं ये विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन काइनेसिस को प्रभावित करते हैं। तो आप देखिए कहां से उत्पन्न हो रहा है सिग्नल, यानी सिग्नल को कौन रिसीव कर रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स वो अलग अलग है, उनके द्वारा उत्पन्न सेकेंड मैसेंजर कैल्शियम आयन है, लेकिन ये सेकेंड मैसेंजर किस प्रोटीन को मैसेज कन्वे कर रहा है वो फिर अलग अलग हो सकते हैं। दे मे बी डिफरेंट कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स विच अफेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेसेस, या दे मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेसेस जिनसे डायरेक्टली ये कैल्शियम आयंस रिएक्ट करके उनको एक्टिवेट कर देते हैं। तो देख यहाँ पे नाउ दिस इज द पॉइंट यू ऑट टू अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से एक ही सेकेंड मैसेंजर दैट इज कैल्शियम आयंस विभिन्न प्रकार के सिग्नल्स को परसीव करता है और उनके अनुरूप रिस्पॉन्स जनरेट करता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन सिस्टम इन द लिविंग वर्ल्ड। तो ये जो अपने कैलमोड्यूलिन प्रोटीन्स हैं, they are the basic proteins, they are of universal occurrence and they are present in both plant system and animal system। और जब हम कैल्शियम सिग्नलिंग की बात करते हैं तो हमारा जो एक मेन चेन चलती है दैट इज कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कैस्केडिंग। तो ये जो कैलमोड्यूलिन्स हैं ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं विभिन्न प्रकार के टारगेट प्रोटीन्स को, यानी क्या होता है जब कैलमोड्यूलिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो किसी पर्टिकुलर इनएक्टिव टारगेट प्रोटीन को प्रभावित करता है। एक चीज हो सकती है कि जो हमारा टारगेट प्रोटीन है वो स्वयं अपने आप को इनहिबिट कर रहा हो, and that auto inhibition it is relieved by the binding of this calcium calmodulin complex। ये वाला पार्ट है इस AID पार्ट जिसको ऑटो इनहिबिटरी डोमेन कह रहे हैं इस पर्टिकुलर एंजाइम की। इस ऑटो इनहिबिटरी डोमेन पे कैल्शियम कैलमोड्यूलिन जुड़ गया और इस कैल्शियम कैलमोड्यूलिन के इस पे जुड़ते ही इसमें कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, जिसके कारण इस पर्टिकुलर प्रोटीन की या टारगेट की जो एक्टिव साइट है दैट इज एक्सपोज्ड टू द डिफरेंट सबस्ट्रेट। दूसरा तरीका हो सकता है कि कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स के जुड़ने से जो हमारा टारगेट प्रोटीन है उसमें इस प्रकार के कन्फर्मेशनल चेंज हो कि जो एक्टिव साइट है इट बिकम्स एक्सपोज्ड। सो दिस इज द सेकेंड mechanism that is to remodel the particular target protein in order to expose the active site। ये जो स्टार लगा हुआ है this is the active site। स्टार का मतलब है now this is available for the substrate। तीसरा तरीका है कैलमोड्यूलिन इंड्यूस्ड डाइमराइजेशन। जैसे देखिए ये लिपोप्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर है और इसमें ये प्रोटीन्स हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। ये बात इस पर्टिकुलर केस में हम एग्जाम्पल में कर रहे हैं आपके पोटेशियम चैनल्स की। सो वी नो दैट दीज पोटेशियम चैनल्स दे आर गेटेड। अब अभी ये बंद है, इनमें से पोटेशियम आयंस क्रॉस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब इसमें कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स इसके साइटोसोलिक साइड पे जुड़ता है उस समय इसमें इस प्रकार का कन्फर्मेशनल चेंज होता है कि वो दीज डिफरेंट यूनिट्स डिफरेंट डोमेन्स ऑफ दिस पोटेशियम चैनल ये डाइमराइज हो जाते हैं, ये पेयर बना लेते हैं because of the binding of these calcium calmodulin complexes on the cytosolic side। और जब ये डाइमराइज हो जाते हैं उसके फलस्वरूप हमारी ये जो चैनल है आयन चैनल ये खुल जाती है और ये हम कहते हैं
मैकेनिज्म ऑफ गेटेड चैनल, इसके बारे में हम अपने पूर्व में अपना जो ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन है उस वाले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में यू हैव टू हैव एन इंटीग्रेटेड कंसेप्ट। यहाँ पे आपके पास सेल मेम्ब्रेन का कंसेप्ट भी होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट भी होना चाहिए, तब आप ये बात क्लियरली अपने दिमाग में विजुअलाइज कर पाएंगे कि किस प्रकार से जो कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्सेस है दे आर एबल टू अफेक्ट दीज गेटेड चैनल्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। और इन डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू डिफरेंट प्रोटीन्स को ये प्रभावित करते हैं, कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्सेस, एंड in majority of the signal transduction chains kinases they are involved। कैल्शियम सिग्नलिंग के केस में जो हमारे काइनेजेस हैं वो दो प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं। पहला है जो डायरेक्टली प्रोटीन काइनेज पर ही हमारा कैल्शियम आयन बाइंड हो रहा है, जैसे सीडीपी के जो सीडी प्रोटीन काइनेज है, इस सीडी प्रोटीन काइनेज में पर्टिकुलर ईएफ हैंड डोमेन्स दे आर अवेलेबल, और हम देख चुके हैं कैलमोड्यूलिन वाले वीडियो में कि दीज प्रेजेंस ऑफ दीज ईएफ हैंड्स दे आर एसेंशियल फॉर द बाइंडिंग ऑफ द कैल्शियम आयंस टू अ गिवन प्रोटीन। तो यहाँ पे हमारा प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, कैसा कह लीजिए, जिसमें कैल्शियम बाइंडिंग साइट भी है और प्रोटीन काइनेज डोमेन भी है। दूसरे प्रकार का जो एक हमारा काइनेज है वो है हमारा कैल्शियम कैलमोड्यूलिन डिपेंडेंट काइनेज, अर्थात इन काइनेज पर कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स के जुड़ने से ये एक्टिवेट हो जाती हैं। दे डोंट हैव द ईएफ हैंड इन द वेरी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इट इज उनका डोमेन का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो डायरेक्टली कैल्शियम आयंस को बाइंड कर सके। इनके फंक्शनल स्ट्रक्चर में कैल्शियम कैलमोड्यूलिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। सो these calcium calmodulin binding sites, that is calcium cannot be binded directly to this particular type of protein kinase। अगर उसको प्रभावित करना है इस वाले प्रोटीन काइनेज को तो उसको स्वयं कैलमोड्यूलिन पे जुड़ना पड़ेगा और तत्पश्चात वो इन प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर पाएगा। इसके अलावा कुछ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जैसे कैलमोड्यूलिन्स हैं, देन योर सीबीएल है, इनमें प्रोटीन काइनेज डोमेन उपस्थित नहीं होती है। यह सिर्फ प्रोटीन होते हैं जिन पे कैल्शियम बाइंड हो सकते हैं। दे हैव गॉट द ओनली द ईएफ हैंड। दैट मीन्स कैल्शियम सिग्नलिंग में दो प्रकार के प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले प्रोटीन काइनेज इन्वॉल्व होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन काइनेज जिन पर कैल्शियम आयंस स्वतः जुड़ सकते हैं और उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। यह अपने आप में कैल्शियम आयन के रूप में भी जुड़ सकते हैं और इनको जुड़ने के लिए कैलमोड्यूलिन आवश्यक है वाली स्थिति भी हो सकती है। और दूसरे वो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स जो कैल्शियम को बाइंड करते हैं किंतु उनकी काइनेज एक्टिविटी अपनी नहीं होती, दे इफेक्ट सम अदर प्रोटीन काइनेजेस। जैसे आपके कैलमोड्यूलिन सेकेंड है या कैलमोड्यूलिन काइनेज फोर्थ है, दे आर अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ दीज पर्टिकुलर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब हमने बात करी है या हम जब भी कैल्शियम सिग्नलिंग की बात करते हैं, वन थिंग दैट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस इज द टेम्पोरल एंड स्पेशियल एस्पेक्ट्स ऑफ कैल्शियम, अर्थात कितनी मात्रा में और कितने क्षण के लिए कैल्शियम आयंस उपलब्ध है इन द आयनिक फॉर्म इन द साइटोसोल, इन द साइटोप्लाज्म।
वो प्रभावित करती है डिफरेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन चेन्स को। नाउ दीज काइनेजेस दे आर देयर एंड दीज काइनेजेस ये प्रभावित करते हैं विभिन्न प्रकार की ट्रांसडक्शन चेन्स को। तो एट टाइम्स ये स्वयं कितने परसेंट, मतलब टू व्हाट एक्सटेंट these these protein kinases they are activated, that also helps in the temporal and spatial regulation of particular calcium signaling mechanism। तो ये कैसे संभव है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं। जो दो मेन काइनेजेस हैं जो कैल्शियम सिग्नलिंग में दे प्ले अ वाइटल रोल, वो हैं CAM के सेकेंड और CAM के फोर्थ। तो यहाँ पे हम जैसे अगर CAM के सेकेंड की बात करें, दिस इज द इनएक्टिव स्टेट। अब ये इनएक्टिव स्टेट में CAM के सेकेंड किस कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन से रिएक्ट कर रहा है, उसके आधार पर डिपेंड करता है कि इसमें किस प्रकार का कन्फर्मेशनल चेंज होगा, क्योंकि जिस प्रकार का कन्फर्मेशनल चेंज होगा उसी के अनुरूप इसकी जो इनएक्टिव साइट्स हैं वो एक्टिव साइट्स में परिवर्तित होंगी। जैसे जब ये कैलमोड्यूलिन से इंटरैक्ट कर रहा है तो ये कंप्लीटली एक्टिव हो रहा है CM के सेकेंड, और जब ये कैल्सिन्यूरिन से प्रभावित हो रहा है या व्हेन इट इज इंटरैक्टिंग विद कैल्सिन्यूरिन विच अगेन इज अ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, तो उस समय ऑल द एक्टिव साइट्स दे आर नॉट एक्सपोज्ड। जो कन्फर्मेशनल चेंज हुआ उसके फलस्वरूप ये जो हमारा CM के सेकेंड है ये परिवर्तित हो रहा है ओनली इन द, मतलब देयर इज ओनली पार्शियल availability of the active sites. So in this manner, depending upon the particular calcium binding protein or the amount of calcium ions available, calcium signature के अनुरूप जो प्रभावित हो रहा है हमारा प्रोटीन, particularly the protein kinases, उनमें किस प्रकार का कन्फर्मेशनल चेंज हो रहा है वो निर्धारित करता है हमारे सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, विच विल बी द नेक्स्ट इफेक्टर मॉलिक्यूल जो प्रभावित होगा हमारी इस पर्टिकुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन चेन में। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए कैल्शियम आयंस रिलीज हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इनकी मात्रा बढ़ गई और कैल्शियम आयंस बंधित हो गए कैलमोड्यूलिन से। कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कैस्केडिंग की इस समय अगर अपन बात कर रहे हैं तो एक कैलमोड्यूलिन में हमारे जो EF हैंड्स हैं उन पे ये कैल्शियम आयंस जुड़ गए और इनके जुड़ने के फलस्वरूप जो हमारा ये कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बना, यह कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स प्रभावित कर सकता है डिफरेंट प्रोटीन्स को। यहां पे इस केस में इट इज एक्टिवेटिंग अनदर प्रोटीन दैट इज कैल्सिन्यूरिन। यह कैल्शियम आयंस के द्वारा ही आपका एक्टिवेट हो रहा है और यह स्वयं जो NF-80 है, इट इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसमें से फॉस्फेट को अलग कर देता है। इट इज दिस कैल्सिन्यूरिन, इट इज बेसिकली अ फॉस्फेटेज एंजाइम और इसके फॉस्फेटेज एक्टिविटी के कारण ये जो NF-80 है इट गेट्स एक्टिवेटेड एंड सिंस इट इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, अ थर्ड मैसेंजर, यानी वो बायोमोलिक्यूल या वो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जो मैसेज को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में ले जाता है, दैट इज द थर्ड मैसेंजर। तो ये जो NF-80 है, ये NF-80 न्यूक्लियस में प्रवेश कर लेता है और उसके बाद ये पर्टिकुलर जीन का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे कार्य करता है, अर्थात पर्टिकुलर जीन के ट्रांसक्रिप्शन को या जीन एक्सप्रेशन को इनिशिएट करता है, एक्टिवेट करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से
कैल्शियम सिग्नलिंग की प्रक्रिया होती है। एक बार इसको अगर फिर से रिवाइज कर लें, डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन्स के रिसेप्टर प्रोटीन्स, दे मे बी द GPCR, the 7 alpha helices that traverse this lipid bilayer, या they may be these tyrosine kinase receptors जो डाइमराइज हो जाते हैं जब ये सिग्नल इनके एक्सटर्नल सरफेस पर जुड़ता है। डिपेंडिंग अपॉन द सिग्नल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ phospholipase C, that is GPCR, it activates phospholipase beta, while the tyrosine kinase it activates the phospholipase C gamma. लेकिन दोनों ही प्रकार के फॉस्फोलाइपेज प्रभावित करते हैं या कैटाबोलाइज करते हैं PIP2 को। PIP2 से जो IP3 निकला, ये IP3 it acts as a second messenger और it opens the channels, calcium channels present in the reservoirs like the smooth endoplasmic reticulum. और भी प्रकार के चैनल्स होते हैं, राइनोडाइन रिसेप्टर्स जो भी कैल्शियम आयंस की मात्रा को साइटोप्लाज्म में इंक्रीज करने में सहायक होते हैं। और यह जो कैल्शियम आयंस रिलीज हुए, यह डायरेक्टली भी पर्टिकुलर काइनेजेस को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने बात कर रहे हैं हम प्रोटीन काइनेज सी की। प्रोटीन काइनेज सी कैल्शियम से जब बंधित होता है, इसकी C2 डोमेन, इट मूव्स टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, जहां पे हमारा PIP2 कैटाबॉलिज्म से उपलब्ध या बना हुआ एक और सेकेंड मैसेंजर बैठा हुआ है, दैट इज डाइएसिलग्लिसरॉल। And this PKC, this activated PKC, which is activated by two different second messengers, calcium as well as diacylglycerol, यह प्रोटीन काइनेज प्रभावित करता है पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को। इसके अतिरिक्त ये कैल्शियम डायरेक्टली कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स से भी बंधित हो सकता है। कैलमोड्यूलिन्स स्वयं दे में बिकम, जो कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स है वो विशिष्ट सिग्नल के अनुरूप खुद बिहेव कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ थर्ड मैसेंजर एंड इट में एंटर द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में ये कैलमोड्यूलिन काइनेज 4th को एक्टिवेट करता है and this calmodulin kinase 4 in turn, now this is cascading, कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को प्रभावित कर रहा है जो किसी अन्य मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर रहा है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कैस्केडिंग इन सिग्नल ट्रांसडक्शन। जब हम काइनेज और फॉस्फेटेज की बात करेंगे, पर्टिकुलरली काइनेज की, उस समय भी हम एक बार कैस्केडिंग को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कैलमोड्यूलिन काइनेज 4th जो है वो जिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट कर रहा है, दैट इज योर साइक्लिक AMP रेगुलेटेड आपका रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन्स, दैट इज क्रेब प्रोटीन्स को, साइक्लिक AMP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन्स, यानी वो जीन्स जो साइक्लिक AMP, अगेन एक दूसरे प्रकार का सेकेंड मैसेंजर, उसके द्वारा भी प्रभावित हो रहे हैं। इन दैट केस टू कैलमोड्यूलिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स हैज टू एक्टिवेट दीज क्रेब्स ताकि पर्टिकुलर जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन हो सके। जो कैलमोड्यूलिन्स हैं ये साइटोप्लाज्म में ही अपना प्रभाव प्रदर्शित कर सकते हैं बाय बाइंडिंग टू अदर काइनेज, प्रोटीन काइनेज, जैसे कैलमोड्यूलिन काइनेज 2, या ये कैल्सिन्यूरिन को प्रभावित कर सकते हैं, दिस कैलमोड्यूलिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्सेस। और कैल्सिन्यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स फॉस्फेटेज एक्टिविटी ये NF80 को एक्टिवेट कर देता है, इसमें से आपका फॉस्फेट हटा लेता है। इसलिए देखिए यहाँ एरो नहीं बना है, यहाँ पे ये T शेप
स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि कैल्सिन्यूरिन से रिएक्ट करने के बाद NF80 जो है it becomes active, and once this NF80 becomes active, it acts as the second messenger as a third messenger, और यह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे किसी पर्टिकुलर जीन के ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने में सहायक हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कैल्शियम सिग्नलिंग, इन पर्टिकुलर द कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कैस्केडिंग, यानी कैल्शियम से बंधित होकर के ये कैलमोड्यूलिन्स किस प्रकार से डिफरेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन चेन्स को इंड्यूस कर रहे हैं। In the next video, we will be talking more about your different protein kinases and protein phosphatases, क्योंकि वो एक तरह से फाइनल स्टेप है इन द सिग्नल ट्रांसडक्शन वाले भाग में ऑफ द सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोसेस। थैंक यू।